नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। यूपी पुलिस बैच के लिए परसेंटेज हमारी चल रही है और ये उसकी अगली क्लास है। इसमें हमने वो सारे क्वेश्चन लिए हैं जो परसेंटेज पर बन सकते हैं पेपर में, और उसमें जो पहले जो पेपरों में पेपर क्वेश्चन आए हैं वो भी क्वेश्चन इसमें हमने रखे हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और इसमें हम आज करने वाले हैं जो फेल पास के जो सवाल होते हैं, कुछ नंबर प्राप्त किए फिर भी फेल हो गए, ठीक है, ये वाले। चलिए पहला सवाल देखें। एक छात्र को एक विषय में पास होने के लिए 35% अंक लाना अनिवार्य है। उसे 82 अंक मिले और वह 23 अंकों से फेल हो गया। अधिकतम अंक ज्ञात करें। देखो, एक छात्र को एक विषय में पास होने के लिए 35% अंक लाना अनिवार्य है, यानी कम से कम 35% अंक आने ही चाहिए। अगर उससे कम आते हैं तो फेल हो जाएगा। हुआ क्या है, एक बच्चा है, उसे 82 अंक मिले हैं, 82 अंक मिले और वह 23 अंकों से फेल हो गया, 23 से। तो आप ये सोचो कि अगर उसे 42 मिले और वो 23 नंबर से फेल हो गया, इसका मतलब ये 23 और मिल जाते इसे, तो ये इसके नंबर उतने हो जाते जितने पास होने के लिए जरूरी होते हैं। और इसमें यह कहा गया है कि पास होने के लिए कम से कम कितने अंक लाना अनिवार्य है, 35%। यानी कि ये जो 35% अंक हैं, ये 82 अंक जो लेके आए उतने, प्लस कम कितने रह गए, 23 अंक। 23 अंक और आ जाते तो ये पास हो जाता। तो इतने अंक लाना अनिवार्य है। तो 35% इक्वल टू कितने आए, देखो ये हो गए आपके 105। 35 से 105, यानी कि 1% की वैल्यू कितनी आई, 3। आपको ज्ञात करना है कि पूरे अधिकतम अंक कितने हैं, टोटल अंक कितने हैं। टोटल मतलब 100%। 100% के लिए 2 जीरो इधर 2 जीरो इधर, यानी कि 100% की वैल्यू कितनी आ गई, 300 नंबर। यानी कि पूरे जो अधिकतम अंक हैं जिनमें से पास फेल रखा जाएगा, यानी पूर्णांक जितना होगा वो आपका 300 का होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल। देखिए, एक छात्र को उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक प्राप्त होते हैं। वह 67 अंक प्राप्त करता है और 13 अंकों से विफल हो जाता है। ठीक है, कितने अंक प्राप्त करने हैं, 40%। 40% अंक उसे प्राप्त करने हैं पास होने के लिए। लेकिन उसको हुआ क्या है कि 67% तो अंक लेके आया है और 13 नंबर कम रह गए हैं उसको पास होने के लिए। 40% यदि परसेंटेज में हमें कितना बनाना चाहिए उसे, 40%, और यहां नंबर कितने कम रह गए, 13। अगर ये 13 नंबर और मिल जाते इसे तो ये वो नंबर बन जाते जितने परसेंट पे पास होते हैं, यानी 40% के बराबर हो जाते। तो 40% इक्वल टू कितना होगा, ये 67 नंबर, लेकिन ये पूरे नंबर तो है नहीं जितने पे पास होते हैं। कितने कम रह गए थे, 13 अंक जिनसे फेल हुआ था, 13 और दे दो इसे। तो अब ये वो नंबर बन गए जिनसे ये जो मिनिमम नंबर है जिससे पास होते हैं। तो 40% इक्वल टू ये हो गया आपका 80। ठीक है, 0.04 से 2, यानी 1% की वैल्यू कितनी आई, 2। आपसे पूछा अधिकतम अंक यानी 100%, तो 2 जीरो और 2 जीरो, कितने आए, 200 का अधिकतम पूर्णांक उसका होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। सवाल नंबर 3। एक व्यक्ति एक परीक्षा में कुल अंकों का 45% अंक प्राप्त करता है तथा 40 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। परीक्षा में पास होने के लिए 55% अंक चाहिए। परीक्षा में अधिकतम अंक कितने हैं। देखो, इससे पहले सवाल में कुछ नंबर लेके आया था और कुछ नंबरों से फेल हो गया था, यानी कि जो प्राप्त किए थे वो नंबर थे और जो फेल हो गया था वो भी एक नंबर की श्रेणी में दे रखे थे। इस सवाल में क्या कर रखा है,
कि जो नंबर वो लेके आया वो परसेंटेज में बताएं कि वो 45% नंबर लेके आया था, लेकिन ये पासिंग नंबर नहीं थे। पास होने से अभी भी 40 अंक कम रह गए थे जिनसे वो फेल हो गया। 40 और होते तो पास होता, और पास होने के लिए न्यूनतम जो नंबर है वो 55% है। तो आप ये समझो कि 45% वो नंबर लेके आया, लेकिन इनसे वो पास नहीं हुआ। कितने कम रह गए इसमें, कितने और मिलने चाहिए थे, वो 40 से फेल हो गया। इसका मतलब 40 और मिल जाते तो ये पास हो जाता। ये वो नंबर बन जाते जिनसे वो पास होता। क्लियर? तो 45% में 40 जोड़ने से वो नंबर बन गए जिनसे वो पास होता। अब ये कह रहे हैं कि न्यूनतम पास होने के लिए 55% नंबर चाहिए, तो इसका मतलब ये कितने के बराबर हो गए? ये 55% के ही तो बराबर हो गए। इतने पे पास होते हैं, कम से कम पास होने के लिए इतने नंबर चाहिए। बस हल कर लीजिए। डिफरेंस कितना आया? यहाँ 45 घटा देंगे तो 10%, और 10% की वैल्यू आती है 40। आपसे पूछा अधिकतम कितने अंक हैं परीक्षा में? अधिकतम मतलब पूर्णांक, यानी कि 100% की वैल्यू पूछी है। और यहाँ 10% का मान दे रखा है। 100 बनाने के लिए क्या करना है? एक एक जीरो और बढ़ा देते हैं, यानी कि पूर्णांक कितने का रहा होगा? 400 का। ये ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। देखो, ये गलती वाला सवाल बहुत आता है कि गुणा करना था किसी और संख्या से, हो गया किसी और संख्या से, तो परसेंटेज त्रुटि कितनी हुई ऐसा करने पर? देखिए, एक छात्र ने एक अंक को 5/3 के बजाय 3/5 से गुणा कर दिया। गणना में प्रतिशत त्रुटि क्या हुई, ये ज्ञात करिए। देखो, 5/3 5/3 से गुणा होना था, हो कितने से गया? 3/5 से। यानी ये सही था, ये गलत वाली वैल्यू थी। ये सही वाली थी और ये गलत वाली थी। होना था इतने से तो सही होता, हो गया इतने से गलत हो गया। ऐसा करने से चेंज क्या हुआ? आपको क्या करना है? इधर मल्टीप्लाई कर दें और इसका इधर करना है। तो इसका इधर बन जाएगा 25 और इधर बन जाएगा 16। 16 नहीं 9। ठीक है, अब आप देखो, यानी कि होना चाहिए था सही 25, बन गया यूनिट में 9। कितना चेंज आया? इतना घट गया। कितना? 16। कितने पर घटा? 25 पर। और आपको ये बात बतानी है प्रतिशत में, परसेंटेज में पूछिए आपसे बात। 25 चौक 100 और 16 चौक 64। यानी कि ऐसा करने पर उस संख्या में कितने परसेंट की त्रुटि हो गई? 64% की त्रुटि हो गई। ये ऑप्शन नंबर बी। राइट, चलिए आगे बढ़े। अगला सवाल देखिए, सेम सवाल है सही। देखो, एक संख्या को 8/3 से गुणा करने के बदले एक छात्र ने 8/3 से विभाजित कर दिया, प्रतिशत त्रुटि क्या होगी? 8/3 से गुणा करना था, हो गया, भाग। देखो, अगर हम किसी संख्या में 8/3 से गुणा करें तो ऐसे लिखेंगे, और अगर भाग करें 8/3 से तो क्या होगा? ये उल्टा हो जाएगा, यानी कि 3/8 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर जो गुणा 8/3 से करना था वो गुणा 3/8 से कर दिया। 8/3 के बजाय 3/8 कर दिया। फिर से इधर ये अर्जी 64 और 9। क्लियर? अच्छा, यहां पे बताओ कितने का गैप आया? इसमें क्या पूछा है? प्रतिशत त्रुटि पूछी है। बताओ कितने बचे? यहां बचे 55। ठीक है, कितने पर? 64 पर इंटू 100। काटे 16 चौक 64, 25 चौक 100, 25 इंटू 55, ये आता है आपका 25 इंटू 55 आता है आपका 1375 अपॉन 16, और भाग देंगे तो ये आ जाएगा 85.9%। ये आएगा ऑप्शन नंबर बी। 85.9% की त्रुटि हो जाएगी। सही है, चलिए
आगे देखिए, एक छात्र ने 5/4 के बजाय 4/5 से एक संख्या का गुणा किया, उस गणना में हुई प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करिए। फिर सेम यही काम है, 5/4 होना था और हो गया 4/5। 5/4 के बजाय हो गया 4/5। देखो 5/4 और हो गया 4/5। इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें, 5 पंजे 25, 4 चौक 16। तो होना था 25, बन गया 16। कितने की कमी हुई? 9 की। ये गलती कितने पर हुई है? 25 पर, इंटू 100 इंटू 100, 25 चौक 100 और 4 9 36। 36% की त्रुटि उसमें हो गई है। ठीक है, अगला सवाल देखो, उत्तीर्ण होने हेतु आवश्यक अंक 40% है, यानी कम से कम पास होने के लिए 40% अंक चाहिए। किसी छात्र को 250 अंक मिलते हैं, परंतु फिर भी वह 38 अंकों से फेल हो जाता है। एक लड़का 250 अंक लेके आया और फिर भी फेल हो गया, तो अधिकतम अंक क्या है, यानी कि पूर्णांक की वैल्यू क्या है? देखिए, एक बच्चे ने 250 अंक प्राप्त किए और वो 38 अंकों से फेल हो गया। इसका मतलब ये 38 अंक इसे और मिल जाते तो ये उतने नंबर हो जाते जितने से मिनिमम पास हो सकते हैं। तो 38 अंक कम रह गए थे, इसको भी मिला दीजिए। तो अब ये जो टोटल अंक बने, ये उतनी वैल्यू बन गई जितने से पास होने के लिए जरूरी है। और पास होने के लिए जरूरी कितना है? 40%। मिनिमम 40% जरूरी है पास होने के लिए। ठीक है, कितने बने देखो, 40% की वैल्यू आई आपकी 288। ठीक, 4 से काट लें, 4 6 24, 4 7 28 और 4 दूनी 8, 288 था। ठीक, 4 7 28, 4 दूनी 8, यानी कि 10% की वैल्यू कितनी आई? 72। और आपसे पूछा है पूर्णांक बताओ, तो पूर्णांक मतलब 100% की वैल्यू, और 100% की वैल्यू आएगी आपकी 720, ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए, गीता ने 30% अंक प्राप्त किए और 50 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गई, जबकि संदीप, जिसने 45% अंक प्राप्त किए, उसे परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों से 25 अंक अधिक प्राप्त हुए। और विमल ने 64% अंक प्राप्त करने पर कितने अधिकतम अंक प्राप्त किए? कितने अंक प्राप्त किए ये बताना है। यानी कि पहले इससे हमें पूर्णांक निकालना है और फिर जो विमल है उसने 64% अंक प्राप्त किए थे उसकी वैल्यू निकालनी है हमें। ठीक है, देखो 3 व्यक्ति हैं और 2 के बारे में कंडीशन बनाई गई है, उस कंडीशन को ध्यान देंगे। ये सवाल अलग है, इसमें 2 अलग अलग बच्चे हैं। एक बच्चा कुछ परसेंट नंबर लाता है और पास होने के लिए जितने नंबर चाहिए उससे कुछ कम रह जाता है, यानी फेल हो जाता है। फिर एक दूसरा लड़का है, वो कुछ परसेंट अंक लाता है और वो जो नंबर है उसके पास होने से कुछ अंक ज्यादा होते हैं, तो एक कम है एक ज्यादा है, तो दोनों में कॉम्बिनेशन बैठा के आपको पूर्णांक पहले ज्ञात करना है। देखिए, हम ये मान के चलते हैं कि ये एक बाउंड्री लाइन है जिस पर मिनिमम पास होते हैं। ठीक, अच्छा अब इसमें 2 की कंडीशन है। पहला है गीता। गीता क्या हुआ, 30% अंक लाई और 50 नंबर उसके कम रह गए, उनसे फेल हो गई। इस बाउंड्री से 50 अंक उसके कम रह गए 30% लाने के बावजूद भी। एक दूसरा बच्चा है, ये कौन था? गीता। एक दूसरा बच्चा है जो है संदीप। संदीप जिसने 45% तो अंक प्राप्त किए और वो पास होने के लिए जो न्यूनतम अंक चाहिए थे उससे 25 ज्यादा है। ये 25 ज्यादा है, ये 50 कम है, ये 50 ज्यादा है। आप ये देखें कि इन दोनों के परसेंटेज में कितने का अंतर रह गया?
15% का, जबकि इन दोनों के नंबरों में कितने का अंतर है? ये यहां से 50 इधर है, ये 25 इधर है, तो टोटल मिला के 25 और 50 75 का गैप है। तो 15% का अंतर 75 अंक के बराबर है। 15 पंजे 75, यानी कि 1% 5 के बराबर, तो 100% 500, यानी पूर्णांक की वैल्यू हमें मिल गई, इतनी होगी। आपसे पूछा है कि 64% अंक यदि विमल लेकर आए, विमल यदि 64% अंक लाए तो उसके नंबर कितने आए होंगे? तो टोटल पूर्णांक तो ये है इन तीनों का, 500 में से लेके आ रहे हैं। अब 500 का 64% ज्ञात करना है आपको विमल के नंबर ज्ञात करने के लिए। तो विमल ने 500 का 64% लिया है, ये काट दें 2 जीरो, और ये आएगा 320, 64 इंटू 5 320, ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए अगला सवाल। एक परीक्षा में 92% छात्र उत्तीर्ण हुए और 480 छात्र अनुत्तीर्ण हुए हैं, उस परीक्षा में अधिकतम कितने छात्र शामिल हुए? ये सवाल हम करा चुके हैं पिछली वाली क्लास में, इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए। ठीक है, देख लीजिए सवाल, और अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल देखिए, एक परीक्षा में 52% विद्यार्थी अंग्रेजी में फेल हुए। अच्छा, ये वो है, ये इस टाइप के सवाल है, ध्यान से सुनिए। ये जो सवाल है इसमें एक काम करने वाले, दूसरे काम करने वाले और दोनों काम मिक्स करने वाले, ये उस टाइप के सवाल हैं। जैसे कि इनमें रेस्टोरेंट में अगर खाना खाने जाते हैं, चाय पीने जाते हैं, तो उसमें इस टाइप के सवाल भी बनते हैं कि इतने % लोग चाय पीते हैं, इतने % लोग कॉफी पीते हैं, इतने % लोग चाय कॉफी दोनों पीते हैं। ऐसे ऐसे इसमें एक विषय में फेल पास हुए, दूसरे में फेल पास हुए, दोनों में कुछ फेल पास हुए, तो कितने % फेल या पास हुए, इस टाइप के सवाल भी बनेंगे। देखिए, एक परीक्षा में 52% विद्यार्थी अंग्रेजी में फेल हुए, 42% गणित में फेल हुए और 17% दोनों विषयों में फेल हुए, तो दोनों विषयों में कितने % विद्यार्थी पास हुए? देखो, हमें जो डाटा दिया है तीनों ही डाटा फेल के हैं, पूछा है पास। अब इसके दो तरीके हैं, आप या तो पूरा फेल का डाटा लगाइए और जो फाइनल वैल्यू मिलेगी वो फेल की होगी, और उस 100% में से उस फेल को घटा देंगे तो हमें पास का % मिल जाएगा। बात समझिए, दोबारा समझिए। हमें सारा डाटा फेल का मिला है, अगर हम पूरे डाटा फेल वाले को यूज करके वैल्यू निकालते हैं तो वो फेल की टोटल फेल बच्चे निकलेंगे, उन 100% में से उनको घटा करके हम पास का % ज्ञात कर सकते हैं। या फिर दूसरा तरीका ये है कि हम पास की वैल्यू बना लें इनमें से और फिर उसको यूज करें, तब जो % आएगा वो डायरेक्ट पास हुए विद्यार्थियों का यही आएगा। ठीक है, देखिए हम पास के हिसाब से निकालते हैं, पास %, जो टोटल कितने पास है। देखिए 52% विद्यार्थी अंग्रेजी में फेल हुए, अगर 52% अंग्रेजी में फेल हुए हैं तो पास कितने हुए हैं? 48%। हमने पास की वैल्यू लगाई प्लस एक काम करने वाले। अच्छा, दूसरा देखिए 42% गणित में फेल हुए, अगर ये फेल हुए हैं 42 तो 58 पास हुए होंगे। ठीक है, चलिए दोनों में 17% फेल हुए, 17% दोनों में फेल हुए हैं, इसका मतलब 83 दोनों में पास हुए होंगे। देखो कैसे इस्तेमाल करना है, एक विषय में एक काम करने वाले, दूसरा काम करने वाले माइनस दोनों काम करने वाले, जो दोनों कंबाइंड काम करते हैं उसको माइनस किया जाता है। ठीक है, निकालें कितना आया। देखो ये आया 8 8 16 4 5 9 और 1 10, 106 में से 83 घटाए। ठीक है, 3 बचे 2, 23% विद्यार्थी ऐसे हैं जो पास हुए हैं। ठीक, ये हमारा आंसर बनेगा। सही है, चलिए आगे बढ़े अगले सवाल पे।
ये हो गया, ये भी हो गया, ये सवाल। चलिए देखो, एक परीक्षा में 47% विद्यार्थी विज्ञान में उत्तीर्ण हुए, 51% विद्यार्थी गणित में उत्तीर्ण हुए। यदि 42% विद्यार्थी दोनों में अनुत्तीर्ण हुए तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए? ठीक है, देखिए इस सवाल में कुछ वैल्यू उत्तीर्ण की और कुछ वैल्यू अनुत्तीर्ण की दे रखी है। अब हमें चूंकि किसके मान निकालने हैं, कितने परसेंट विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए, उत्तीर्ण का मान निकालना है हमें। ठीक है, देखो, अच्छा टोटल कुल परसेंट निकालना है। देखिए 47% एक में पास हुए, तो आप पास पे तो निकाल ही रहे हैं, तो 47 लगाएंगे पूरा। 51% गणित में फेल हुए, ये फेल की वैल्यू दे रखी है, पहले पे पास की है, दूसरे में फेल की है। अगर 51 फेल है तो पास कितने हैं, 49। ठीक, 42% दोनों विषयों में फेल है। अगर 42% दोनों में ही फेल है, ये पास के लगाए दोनों, तो इसको भी पास की वैल्यू बनाओ। अगर 42 दोनों विषयों में फेल है तो दोनों विषयों में पास कितने हैं, 58%। ठीक है, चलिए तो ये टोटल पास परसेंट निकल के आ रहे हैं। देखिए कितने बचे, ये बचे, इसमें से घटाने पर माइनस के 9 और 9 और माइनस कर दीजिए इसमें से, तो ये बचे आपके 38%। 38% हमारा आंसर होगा, ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अगला सवाल, एक परीक्षा में 65% विद्यार्थी इतिहास में उत्तीर्ण हुए तथा 53% विद्यार्थी हिंदी में उत्तीर्ण हुए। यह 5% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए तो कितने परसेंट विद्यार्थी दोनों विषयों में पास हुए? देखिए ये बताना, यानी टोटल पास परसेंट हमें बताना है। देखिए 65% इतिहास में पास, पास की वैल्यू दे रखी है। 53% विद्यार्थी हिंदी में पास, ये भी पास की वैल्यू दे रखी है। 5% दोनों विषयों में फेल, अनुत्तीर्ण, यानी कि यहां फेल की वैल्यू दे रखी है, हमें पास की वैल्यू बना के लगानी पड़ेगी। तो देखो, एक काम करने वाले 65%, ठीक है, फिर दूसरे विषय में फिर पास होने वाले 53, माइनस दोनों विषयों में पास होने वाले, दोनों विषयों में यहाँ फेल की वैल्यू दे रखी है, दोनों विषयों में फेल है 5%, तो पास कितने, 95%। क्लियर? तो यहां से निकलेगा हमारे पास टोटल पास का परसेंट। ठीक है, ठीक है, कुल पास का परसेंट। चलिए इसमें से माइनस कर देते हैं, तो माइनस के 30 बचे, 53 माइनस 30, ये आया आपका 23%। अच्छा ये 53 नहीं है, इंग्लिश वाला में सही है, ये 55% है। ठीक है, इसमें 55 है, इधर 53 लिखा है, ये 55 ही कर लो, इसे भी 55, तो यहाँ भी आप 55 लगाओ, 55%। ठीक, 55% में से 30 गया तो कितना बचा, 25%। तो टोटल पास जो परसेंटेज विद्यार्थी हैं वो कितने हैं, 25%। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए, ये है, इस टाइप के सवाल भी खूब आते हैं। इसमें क्या होता है कि वैल्यू जो है कुछ कम कर दी जाती है या कुछ बढ़ा दी जाती है, उसकी वजह से जो सामान है वो हमें या तो ज्यादा मिलता है या तो कुछ कम मिल पाता है। तो आपसे पूछा जाता है कि नया रेट बताइए, पुराना रेट बताइए, नया भाव या पुराना भाव आपसे पूछा जाएगा। देखिए इसके लिए मैं पैटर्न पहले बताया था कि जब कीमत बढ़ती है तो क्वांटिटी कम मिलती है, यानी उसका रिवर्स हो जाती है, और कीमत यदि घटती है तो क्वांटिटी हमें ज्यादा मिलने लग जाती है। ठीक है, जैसे कि देखिए कीमत जो है वो 20% से कम हो जाती है, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5, चूंकि कम हुई है तो माइनस।
तो यहाँ जो प्राइस है यानी जो मूल्य है वो 5 से घटकर कितना हो गया, 4, एक घट गया। ठीक है, अब ऐसा करने पर मैंने क्या बताई थी, यदि मूल्य घट जाता है, अगर मूल्य घट गया है, आप खुद ही सोचो, अगर मान लो कि 20 रुपए किलो चीनी है और यदि वो 12 रुपए किलो चीनी हो जाए, तो आप 20 रुपए की चीनी लेने जाएंगे और रेट 12 हो गया है, तो अब उसी 20 रुपए में चीनी आप ज्यादा लेके आ पाएंगे। यानी कि सीधी बात यह है कि रेट घटा तो मात्रा बढ़ गई उसी रुपए में, तो यहां पर भी रेट घटा है तो मात्रा उसकी रिवर्स हो जाएगी, पहले जो 4 मिलती थी अब वहां पे 5 मिलेगी, आपको 5 यूनिट सामान मिलेगा, क्वांटिटी यानी मात्रा। और यहां पर ये मात्रा कह रहे हैं कि 100 रुपए लेकर गए हम और पहले जितना लाते थे उससे 10 कलम ज्यादा लेकर आ पाए। 100 रुपए लेके जाते थे हम दोनों ही केस में, रेट जब नहीं कम हुआ था तब भी और रेट अब कम हो गया है तब भी हम 100 रुपए लेकर गए। हुआ ये कि 100 रुपए जब हमने उसे दिए तो उसने 10 कलम हमको ज्यादा दे दिए क्योंकि रेट घट चुका था पेनों का, इसलिए यहां पर क्वांटिटी पहले कितनी बढ़ी है, 1 यूनिट, जबकि हमारे पास कितनी बढ़ गई है, 10 कलम। यहाँ क्वांटिटी पहले 4 मिलती थी अब 5 मिलती है, कितनी मात्रा बढ़ गई, 1 यूनिट की, जबकि हमारे पास कितनी कलम बढ़ गई एक्स्ट्रा अधिक जो मिल पा रही है हमें, 10। ठीक है, 10 कलम हमें एक्स्ट्रा मिल रही है, तो 1 यूनिट का मान 10 है। अब इसका मतलब अगर हम इस 10 का मल्टीप्लाई इसमें कर देते हैं तो 40 और इसमें कर देते हैं तो 50 मान आता है। अच्छा, ये जो वैल्यू है ये पहले और बाद की है, ये वो वैल्यू है, क्यों, मतलब आपने क्या निकाला, क्वांटिटी, यानी जो पहले मिलते थे वो हमें 40 कलम मिलते थे और आज जो मिलते हैं हमें 50 कलम मिलते हैं। आपसे पूछा है कि प्रत्येक कलम की नई कीमत बताओ, नई कीमत क्या होगी, नई वाली तो ये जो बड़ी जो हमें ज्यादा मिल रही है उसमें। अच्छा, हम कितने रुपए में लेते थे, 100 रुपए में, तो 50 कलम हमको कितने में मिली, 100 रुपए में, अब हमें 50 मिलती है उसी 100 रुपए में, तो एक कलम कितने की पड़ रही है, इससे काट लीजिए 50 दूनी 100, यानी कि एक कलम हमको 2 रुपए में मिलेगी। क्लियर, ये ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया होगा सवाल, सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है पेपर में। देखिए ऐसा ही और सवाल देखिए, चीनी की कीमत 20% कम होने पर एक खरीदार 160 रुपए में 4 किलो चीनी ज्यादा खरीद पाता है, अधिक खरीद सकता है, तो चीनी का प्रारंभिक रेट बताओ कि पहले चीनी का भाव क्या था। देखिए 20%, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, ठीक है, यहां पर चीनी का रेट कम हुआ है, तो चीनी का जो प्राइस है वो 5 से घटकर 4 हो गया है, 5 से 1 घट गया, 4 रह गया, और मैंने कहा अगर रेट घटता है तो मात्रा उसकी उल्टी हो जाती है रिवर्स केस में, यानी कि जो पहले 4 मिलती थी मात्रा अब हमें 5 मिलती है। ऐसे समझो जैसे पहले 4 किलो मिलती थी अब हमें 5 किलो मिलती है, यानी कि 1 यूनिट बढ़ गई। कितनी बढ़ गई, 1 यूनिट, जबकि वो कह रहे हैं कि हमें तो उतने ही रुपए लेके गए, हम पहले भी 160 ले जाते थे अब भी ले जाते हैं, लेकिन हम अब 4 किलो चीनी ज्यादा ला सकते हैं, और हम यूनिट में कितनी ला सकते हैं, 1 यूनिट वजन में कितनी ला सकते हैं, 4 केजी, यानी 1 यूनिट का मान कितना आया, 4 किलो। मल्टीप्लाई कर दें तो वजन हमें मिल जाएगा, कितना कितना मिलेगा, 4 चौक 16 केजी और इधर 4 पंजे 20 केजी, यानी पहले हमें 16 किलो चीनी मिलती थी, आज हमें 20 किलो चीनी मिलती है, 4 किलो ज्यादा मिलती है, वो ये बात कह रहे हैं कि हमको 4 किलो ज्यादा मिलती है। अब आपसे पूछा है कि प्रारंभिक रेट बताओ, तो प्रारंभिक वैल्यू ही हम इधर से लेंगे, प्रारंभ में कितनी मिलती थी हमें चीनी, 16 किलो, कितने रुपए में मिलती थी, 160 रुपए में, तो 16 किलो चीनी कितने में मिलती थी, 160 रुपए की, तो 1 किलो चीनी कितने की मिलेगी, 16 से भाग दे देंगे, 16 दाढ़े 160, यानी 1 केजी बराबर आएगा आपका 10 रुपए। क्लियर, ये हमारा आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसी सवाल में यदि आपसे ये पूछता कि बताइए नया भाव क्या होगा, तो नया भाव के लिए हमें ये 20 का यूज करते हैं कि अब मिलती है हमें 20 किलो चीनी उसी 160 रुपए में, निकाल के बता देते हैं। देखो 20 किलो चीनी अब हमें मिलती है 160 रुपए की, 80 ये आएगा 8, तो 1 किलो चीनी अब कितने की पड़ रही है हमें,
8 रुपए की, यानी कि अब जो नया भाव है वो 8 रुपए प्रति केजी का भाव है और पुराना जो भाव था वो 10 रुपए प्रति केजी का था। ठीक है, अगला सवाल ये देखिए, चीनी के मूल्य में 15% की कमी के कारण अरुणा राय 272 रुपए में 6 किलो चीनी अधिक खरीदती है। प्रति किलो चीनी का घटा हुआ मूल्य ज्ञात कीजिए। घटा हुआ मतलब जो बाद में हो गया है, क्योंकि घट गई है चीनी का रेट, तो पहले ज्यादा था अब घट गया, इसका मतलब बाद वाली वैल्यू की हमें मान ज्ञात करना है। देखो 15% और 15% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/20। ठीक है, और चूंकि घटा है माइनस लगाएंगे। अच्छा, अब यहां देखिए प्राइस का क्या मामला हुआ, पहले 20 यूनिट था, 3 घट गया तो अब रह गया 17। ये रेशियो बना, इस रेशियो में चेंज हुआ है मूल्य। ठीक है, मात्रा का क्या हुआ, देखिए मात्रा जो होगी क्वांटिटी वो रिवर्स हो जाएगी, 17 से 20 हो जाएगी। ठीक है, तो इसको भी मैं इसी में लिख देता हूं, 20 से 17। कितनी बढ़ी क्वांटिटी, 3 यूनिट, जबकि वो कह रहे हैं हमें कितना ज्यादा मिलता है चीनी, अब चीनी हमें 6 किलो ज्यादा मिलती है, यानी 3 यूनिट का मान है 6 केजी, तो 1 यूनिट का मान आ जाएगा 3 दूनी 6 यानी कि 2 केजी, 2 किलोग्राम 1 यूनिट का मान आया। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है, जैसे अगर मान लो घटा हुआ पूछे तो आप वैसे तो इसमें दोनों में अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें नया वजन और पुराना वजन हमें प्राप्त हो जाएगा कि पहले इतना मिलता था अब हमें इतना मिलता है। लेकिन टाइम बचाने के लिए आप क्या किया करो कि हमें दोनों में गुणा ना करना पड़े, इसमें पता लगा लिया करो कि हमें कौन सी वैल्यू पूछना चाह रहे हैं, हम उसी एक वैल्यू में गुणा करेंगे। वो कह रहे हैं कि घटा हुआ मूल्य बताइए, घटा हुआ तो ये वाला है, पहले इतना मूल्य था प्राइस के हिसाब से, देखिए ये पहला था ये बाद का है, तो घटा हुआ ये है, यानी कि इसका मान ज्ञात करना है, और इसका मान हम तभी ज्ञात कर सकते हैं जब इधर वाला वजन हमें पता हो। तो यानी कि हमें कितने का मान निकालना है, 20 यूनिट का, तो 1 यूनिट का मान 2 किलो, तो 20 यूनिट का मान 40 किलोग्राम। ठीक है, यानी कि अब हमें बाद में रेट घटने के बाद हमें 40 किलो चीनी मिल पाती है 272 रुपए में, तो बस रेट निकाल लो। 40 किलोग्राम चीनी कितने में मिली, 272 की, तो 1 किलोग्राम कितने की पड़ी, 4 से पहले भाग दे लो, 4 सिंह 24, 3 4 अट्ठे 32। ठीक है, और 1 10 से भाग भी दे दीजिए इसमें, दशमलव, यानी कि 1 किलोग्राम चीनी कितने की पड़ी, 1 केजी चीनी आपकी 6.8 रुपीज की पड़ी, 6.80, यानी 6 रुपया 80 पैसे। इस भाव की चीनी का रेट अब हो गया है बाद में, घटने के बाद। ठीक है, चलिए आगे चले, अगला सवाल, एक वस्तु के मूल्य में 20% की कमी आती है, इसके परिणाम स्वरूप ग्राहक इसे 360 रुपए में 2 किलो अधिक खरीद पाता है। प्रति किग्रा वस्तु का वास्तविक मूल्य ज्ञात कीजिए, यानी ओरिजिनल वैल्यू क्या थी, जो पहले रेट था वो क्या था। देखो 20% घटा, मतलब 1/5, 5 से 4 हो गया क्या मूल्य, इसकी वजह से क्या हुआ, जो मात्रा थी वो रिवर्स हो गई, 4 से 5 यूनिट मिलने लगी। कितने यूनिट ज्यादा मिली, 1 यूनिट, जबकि वो कह रहे हैं कि हमें तो 2 किलो ज्यादा मिलता है, तो 1 यूनिट का मान ही 2 किलोग्राम है। ठीक है, आपसे पूछा है वास्तविक मूल्य, वास्तविक मतलब ओरिजिनल, जो घटने से पहले था, घटने से पहले 4 यूनिट मिलता था, तो 1 यूनिट का मान 2 किलो, तो 4 यूनिट का मान कितना मिलता होगा, 8 केजी, यानी उसको पहले 8 किलो सामान मिलता था, कितने रुपए में मिलता था, 360 में, पहले भी वो 360 रुपए लेके जाता था, आज भी वो 360 लेके जाता है, लेकिन रेट घट जाने की वजह से उसको 2 किलो ज्यादा मिलता है इसी 360 में। तो 8 किलो सामान
कितने का पड़ा? 360 का। तो 1 किलो सामान कितने का पड़ा? काटो इसे, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, यानी कि 45 रुपए प्रति किग्रा। 1 किलो 45 रुपए का, यानी 45 रुपए का प्रति 1 किलो सामान उसे मिलेगा। ठीक है, ये इसकी ओरिजिनल वैल्यू होगी, वास्तविक मान। चलिए अगला सवाल, ये देखिए, ये सवाल भी बहुत अच्छे हैं, इंपॉर्टेंट सवाल में है। देखो, ए और बी के वेतनों का योग 42,000 रुपए है। ए अपने वेतन का 75% और बी अपने वेतन का 90% खर्च करता है। यदि अब उनकी बचत समान है तो बी का वेतन क्या होगा? ठीक है, देखो, ए और बी की टोटल इनकम जोड़ के इतने रुपए बैठती है। इसमें कंडीशन जो दी है कि ए अपने वेतन का 75% खर्च करता है, बी 90% खर्च करता है, उसके बाद में भी बचत उनकी बराबर है। तो जरा आप ये देखें कि यदि ए की इनकम ए है और वो 75% खर्च करता है, तो इसका मतलब बचत कितनी करता है? 25% की। तो ए की जो बचत है वो टोटल इनकम का 25% है। दूसरे केस में यह कहा है कि बी जो है अपने वेतन का 90% खर्च करता है। बी 90% खर्च करता है, तो इसका मतलब बचत कितनी करता है? 10% की। क्लियर है यहां तक? 10%। अब उसने ये कही है कि जो ए बचत करता है और जो बी बचत करता है, उनकी बचत जो है वो समान है। बचत समान है, इसका मतलब ये दोनों मान बराबर हैं। बस हल कर लीजिए, पेंसिल, 5 से 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, रेशियो बनाओ तो ए बटे बी बराबर इधर 2 बटे में ये आ जाएंगे 5। ये रेशियो आया हमारे पास, यानी कि ए और बी की इनकम का रेशियो 2:5 है। जबकि उसने कहा है कि ए और बी के टोटल वेतन तो इतना है, तो जब ये टोटल यूनिट कितनी है ए और बी की? टोटल है 7 यूनिट, और 7 यूनिट का मान ही दे रखा है हमें 42,000 रुपए। तो 1 यूनिट का मान कितना आया? 7 × 42, 1 यूनिट की वैल्यू आई 6,000। ठीक है, आपसे पूछा है बी का वेतन बताइए, बी मतलब 5 यूनिट, तो 5 यूनिट का मान निकालना है तो 5 से गुणा कर दीजिए आप। 5 × 6,000 यानी 5 × 30 और 1000, 30,000। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर बनेगा। ठीक है, अच्छा सवाल है। ये देखिए अगला सवाल, एक वस्तु के मूल्य में 12.1/2% की कमी होने से एक व्यक्ति 280 रुपए में 2.5 किलो अधिक खरीद सकता है। तो प्रति किग्रा वस्तु का घटा हुआ मूल्य ज्ञात कीजिए। घटा हुआ मतलब बाद का, पहले जो था उससे कुछ घट गया, ये 12.5% घट गया, घटने के बाद जो बना वो ज्ञात करना है। देखिए 12.5% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो होती है 1/8, और चूंकि ये घटा है इसलिए नेगेटिव रेट में कमी आई है। ठीक है, तो प्राइस जो है वो 8 से घटकर 7 हो गया, तो जो मात्रा है वो 7 की जगह 8 यूनिट मिलेगी। कितनी ज्यादा मिलेगी? 1 यूनिट, जबकि यहां कितनी ज्यादा मिलती है हमें? 2.5 किलोग्राम। ठीक है, आपसे पूछा है कि घटा हुआ मूल्य बताओ। अब घटा हुआ पहले ये था मूल्य में, अगर मूल्य पहला ये था बाद का ये था, तो घटा हुआ तो ये है। इसको ज्ञात करने के लिए हमें इस वाले की मात्रा पता होनी चाहिए, तो इसका मतलब हम 8 यूनिट में गुणा कर लेते हैं। हम 8 यूनिट का मान निकालते हैं। 1 यूनिट का मान 2.5 किलो, तो 8 यूनिट का मान 8 × 2.5 जो कि आता है 25/200 यानी 20 किलो। क्लियर? यानी कि अब जो है घटने के बाद उसे 20 किलो सामान मिल पाता है। कितने रुपए में? 280 में। तो आप रेट बता सकते हैं अब। 20 केजी सामान कितने का है? 280 का। तो 1 किलो सामान कितने का पड़ेगा? 280 बटे 20, 0 और 14 दूनी 28, यानी कि 14 रुपए प्रति केजी सामान उसका भाव है।
घटा हुआ भाव 14 रुपए प्रति किलो। ठीक है, समझ में आ गया होगा। देखिए अगला सवाल, ए और बी अपनी आय का क्रमशः 60% और 75% हिस्सा खर्च करते हैं। यदि ए की बचत बी की बचत से 20% अधिक है और तब ए की आय बी की आय से कितने परसेंट कम है, ये बताना। ये अच्छा सवाल है ये भी। देखो, अगर हम सेविंग की बात करें, सेविंग में इसने कहा है कि ए की बचत बी की बचत से 20% ज्यादा है। 20% मतलब 1/5। तो यहां पर ए और बी लिख लेते हैं। बी अगर 5 है, 5 की सेविंग करता है तो ए उससे 1 ज्यादा यानी 6 की सेविंग करता है। इसमें क्लियर कहा है कि ए की बचत बी की बचत से 20% ज्यादा है, तो बी से 20% ज्यादा ए की बचत है। अब आप इससे इनकम बनाओ। इनकम कैसे बनेगी? देखो, हमें इनकम में ही तो बताना है अंतर कि ए और बी की इनकम किसकी ज्यादा कम है। इनकम बनानी है इस बचत से। आप ये देखो कि ए अपनी इनकम का 60% हिस्सा खर्च कर देता है, इसका मतलब बचाता कितना है? 40%। आप यहां देखो कि यहां तो लिखा है कि 6 यूनिट बचाता है, यानी कि 40% हिस्सा 6 के बराबर है। आपको 100% की वैल्यू निकालनी है। आप क्या करो, पहले 2 से काट लीजिए, 2 दूनी 4, इसको काट लीजिए, 2 तिया 6, यानी कि 20% की वैल्यू कितनी मिल गई हमें? 3। इधर 5 से गुणा कर दो, 100% हो जाएगा। 100% मतलब इनकम। इधर भी 5 से गुणा कर दो तो कितना आ जाएगा? 15। तो हमें ए की इनकम पता लग गई कि ए की इनकम 15 यूनिट की रही है। क्लियर है? ऐसी बी की निकालो। बी अपनी इनकम का 75% हिस्सा खर्च कर देता है, तो बचाता कितना है? 25%। तो 25% बचाता है, जबकि यहां पर बी बचाता कितना है? यहां सेविंग कितनी करता है? 5 यूनिट की। तो जो 25% है वही 5 यूनिट के बराबर है। इसको भी 100% बनाओ, तभी इनकम बनेगी। तो 4 से मल्टीप्लाई कर दें 100% करने के लिए, इधर भी 4 से कर दें। तो ये 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 चौक 20। तो यहां पर कितनी आ जाएगी? 20। तो ये इनकम का रेशियो बन गया इनका, 15 यूनिट 20 यूनिट। अब आपसे यही पूछा है कि बताओ ए की आय बी की आय से कितने प्रतिशत कम है। ए की आय कितनी कम पड़ रही है? ए की आय कितनी कम है? 5। कितने पर? 20 पर। और ये बताने किस में है? परसेंटेज में, यानी कि मल्टीप्लाई बाई 100। 20 पंजे 100, 5 पंजे 25%। तो ए की इनकम बी की इनकम से कितने परसेंट कम है? 25%। ऑप्शन डी। ठीक है, ये देखिए अगला सवाल। माधुरी अपने वेतन का 80% और सुषमा अपने वेतन का 95% व्यय करती है, लेकिन दोनों की बचत समान है। यदि दोनों की आय का योग 10,000 रुपए है तो सुषमा की इनकम कितनी है? देखो, इसमें यह कंडीशन दी है कि दोनों की बचत समान है, यानी कि दोनों की बचत निकालिए आप पहले और उसको समान रखिए। देखो, ए का वेतन, ए अपने वेतन का 80% खर्च करता है, यानी माधुरी। तो माधुरी 80% यदि खर्च करती है तो बचाती कितना है? 20%। सेविंग आई। उधर सुषमा अपनी इनकम का 95% खर्च करती है, इसका मतलब बचाती कितनी है? 5%। और सवाल के मुताबिक दोनों की बचत बराबर दे रखी है। ठीक है, हल करें। परसेंटेज से परसेंटेज और 5 से 5 चौक 20। तो माधुरी बटे सुषमा का जो इनकम का जो रेशियो आया वो आया यहाँ 1 बटे ये 4 नीचे 1/4। क्लियर? ये इनकी इनकम का रेशियो आ गया। और यहां क्या रखा है कि दोनों की इनकम जो है वो 10,000 रुपए है। तो यहां दोनों का कितने यूनिट बन रहा है? दोनों का योग 5 यूनिट। इसी 5 यूनिट का मान आपको दे रखा है 10,000 रुपए, तो 1 यूनिट का मान 2,000 रुपए। ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई हमारे पास 2,000। आपसे पूछा सुषमा की आय, और सुषमा कौन है? ये कितनी यूनिट है इसकी आय? 4 यूनिट।
तो 4 यूनिट का मान ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 2000 इंटू 4 यानी कि 8000 रुपये सुषमा की इनकम होगी। ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट सवाल, ये भी सेम है। ए और बी के वेतनों का योग 45,000 रुपये है। ए अपने वेतन का 85% और बी अपने वेतन का 70% खर्च करता है। यदि अब उनकी बचत समान है तो बी का वेतन कितना है? ठीक है, देखिए ये सवाल हो तो नहीं गया है कि नहीं हुआ है? चलिए देखो, ए और बी के वेतन का योग 45,000 है। ए अपने वेतन का 85% और बी अपने वेतन का 70% खर्च करता है और बचत उनकी समान है। तो आप बचत पे काम करिए। देखो, ए 85% खर्च कर देता है तो बचा कितना? 15%। जबकि बी उसका 70% खर्च कर देता है तो बी बचाता कितना है? 30%। क्लियर? रेशियो बनाओ, परसेंटेज 15 दूनी 30, यानी कि ए बटे बी जो रेशियो बना वो है 2:1। ठीक है, इनकम का रेशियो 2:1। अब इनमें कहा है कि दोनों के वेतन का योग 45,000 है, जबकि यहां दोनों के वेतन का योग कितना है? 3 यूनिट, और 3 यूनिट कितने के बराबर है? 45,000। एक यूनिट 15,000। तो आपसे पूछा है किसका? बी का मान, तो बी का मान पूछा, बी का मतलब 1 यूनिट, तो 1 यूनिट का मान कितना आ गया? 15,000 रुपये। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, चलिए कंप्लीट। आपकी परसेंटेज यहां पूरी होती है। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद।